नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे औद्योगिकरण का युग का तीसरा भाग में उपनिवेशों में औद्योगिकरण। अगर अभी तक मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं उपनिवेशों में औद्योगिकरण। तो आइए अब भारत पर नज़र डालें और देखें कि जो है एक उपनिवेश का औद्योगिकरण कैसे होता है। और यहाँ भी जो है हम कारखाना उद्योग के साथ साथ गैर मशीनी क्षेत्र पर भी ध्यान देंगे और हमारा अध्ययन मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग तक ही सीमित रहेगा। तो भारतीय कपड़े का युग, मशीन उद्योगों के युग से पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में जो है भारत में रेशमी और सूती कपड़ों का ही दबदबा रहता था। बहुत सारे देशों में जो है मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाले कपास महीन किस्म का था। और आर्मेनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीज़ें जो लेकर जाते थे और यहाँ के बने महीन कपड़ों के थान ऊँटों के पीठ पर लाद कर जो है पश्चिमोत्तर सीमा के से जो है पहाड़ी दर्रों रेगिस्तानों के पार ले जाते थे। और मुख्य पूर्व जो है औपनिवेशिक बंदरगाहों से जो है फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। और निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। वे उत्पादन में पैसा लगाते थे, चीज़ों को लेकर जाते थे और निर्यातकों को पहुंचाते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाह जो नगर देश के भीतरी इलाकों से जुड़े होते थे, वे सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे। बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे और उसे जो है बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। बंदरगाह पर जो है बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागरों से माल खरीद लेते थे। तो इस प्रकार 1750 के दशक तक जो भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा था। यूरोपीय कंपनियों की ताकत जो है बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों में जो है कई तरह की रियासतें हासिल की और इसके बाद उन्होंने व्यापार पर जो इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिया। और इससे सूरत और हुगली दोनों बंदरगाह जो है पुराने बंदरगाह कमज़ोर पड़ गया और इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। पहले जिसे कर्जे से व्यापार चलता था वो खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए और 17वीं सदी के आखिर सालों में जो है सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य जो है 1.6 करोड़ रुपये था, जो 1740 के दशक तक जो है वह गिर गया और मात्र जो है 30 लाख रुपये रह गया था। छात्रों, ये देखिए एक चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए सूरत में जो है एक इंग्लिश फैक्ट्री जो 17वीं सदी का चित्र है। तो सूरत और हुगली जो है कमज़ोर पड़ रहे थे और बम्बई और कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी। नए बंदरगाह बन के जो तैयार हो रहे थे और पुराने बंदरगाहों की जगह जो है नए बंदरगाह ले रहे थे। और इस तरह बढ़ता महत्व जो है नए बंदरगाहों में औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का जो संकेत था। और नए बंदरगाहों के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था और यूरोपीय जहाज़ों के जरिए होता था। बहुत सारे पुराने व्यापारी घराने ढह चुके थे जो बचे रहना चाहते थे। उसके पास भी जो है यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में जो है काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। और इन बदलावों ने जो है बुनकरों व इन कारीगरों की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित किया, तो आइए उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले आप देखिए कि एक बुनकर का चित्र दिखाया गया है। ये देखिए छात्रों, ये गुजरात के जो है भारतीय बुनकर है जो हस्तकरघा से जो है कपड़ा बुन रहे हैं। तो इस प्रकार बुनकरों का क्या हुआ औद्योगिकरण के युग में। तो 1760 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। ब्रिटिश कपास उद्योग
अभी भी फैलना शुरू नहीं हुआ था और यूरोप के में जो है भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी, इसलिए कंपनी भी जो है भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही जो है और फैलाना चाहती थी। और इस प्रकार 1760 से 1770 के दशकों में बंगाल और कर्नाटक की राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को जो निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी जो होड़ में रहते थे और इस प्रकार बुनकर और आपूर्ति सौदागर खूब मोल भाव करते थे और अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को ही बेचते थे। लंदन भेजे गए अपने पत्र में जो है कंपनी के अफसरों ने जो है आपूर्ति में मुश्किल और ऊंचे दामों का जो है बार बार जिक्र किया है, लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार पर जो है अपने एकाधिकार का दावा कर सकती थी। फलस्वरूप उसने जो है प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास और रेशम से बनी चीज़ों की जो है नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की जो है एक नई व्यवस्था लागू कर दी और यह काम जो है कई चरणों में किया गया था। पहला चरण में देखते हैं कि कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की और कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए माल इकट्ठा करने और कपड़ों की जो है गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिसका नाम था गुमास्तकार, जिसे गुमास्तकार कहा जाता था। ये गुमास्तकार जो होते थे वे अंग्रेजों का ही जो है कोई विश्वासी आदमी होता था। और इस प्रकार छात्रों इस चैप्टर में क्वेश्चन आएगा कि गुमास्तकार कौन थे, तो इसके बारे में आप लिखिएगा। दूसरा चरण में यह है कि कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को जो है इन खरीदारों के साथ कारोबार करने पर जो है पाबंदी लगा दी गई और इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर जो बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्तकार को ही देना पड़ता था और उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। जैसे जैसे कर्जे मिलते गए और महीन कपड़े की जो मांग बढ़ने लगी, ज़्यादा कमाई की आस में जो है बुनकर जो है पेशगी स्वीकार करने लगे और बहुत सारे बुनकरों के पास ज़मीन के छोटे छोटे पट्टे थे जिस पर वे खेती करते थे और वे अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे। अब ये इस ज़मीन को जो भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे और अब पूरा परिवार यही काम करने लगा। बच्चे औरतें सभी कुछ न कुछ काम करते थे, लेकिन जल्दी ही बहुत सारे बुनकर गांवों में बुनकरों और गुमास्तों के बीच में जो है टकराव की खबरें आने लगी। इससे पहले कि आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांव में ही रहते थे और बुनकरों से जो है उसके नज़दीकी ताल्लुक़ रखते थे। वे बुनकरों की ज़रूरतों को ख्याल रखते थे और संकट के समय उसकी मदद करते थे। लेकिन नए गुमास्तकार जो है बाहर से जो लोग आए थे, जो लोग बाहर के थे गुमास्तकार, उसका गांव से जो है पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। वे दमपूर्ण जो है व्यवहार करते थे, सिपाहियों और चपरासियों को जो लेकर आते थे और माल समय पर तैयार नहीं होने पर जो है इस स्थिति में बुनकरों को जो सजा देते थे। सजा के तौर पर जो उन्हें पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। अब बुनकर न तो दाम पर जो है बेच सकते थे और न ही जो है किसी को और मोल भाव करके बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वही जो है उसी कीमत पर जो है कमी कीमत पर जो है कर्जे की वजह से जो है भाग जाते थे। कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर जो है बुनकर गांव छोड़कर चले गए और वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और गांव से जो है करघा लगा लेते थे और कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने जो बगावत भी कर दी थी। और कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे। उन्होंने जो है करघे बंद कर दिए और खेती में मजदूरी करने लगे। 19वीं सदी आते आते जो है कपास बुनकरों के सामने नई समस्याएं भी पैदा होने लगी और इस प्रकार भारत में मैनचेस्टर का आना जो 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का अफसर हेनरी पतुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी नहीं
कम हो सकती है, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रही। 1811 से 1812 में सूती माल का हिस्सा जो है कुल निर्यात 33% रहा, और 1850 से 51 तक जो है 3% रह गया था। तो ऐसा क्यों हुआ था, उन्हें निहितार्थ क्या थे, तो आइए जानते हैं कि जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशानी दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर यह दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर जो है आयात शुल्क वसूल करे, जिससे मैनचेस्टर में जो बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में जो आराम से बिक सके। और दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को जो है भारतीय बाजारों में भी बेचे। और 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई, और 18वीं सदी की आखिर में जो है भारत में उत्पादनों का जो है न के बराबर निर्यात होता था। और इस प्रकार 1850 तक आते आते जो सूती आयात भारतीय आयात में जो है मात्र 31% हो चुका था। 1870 तक तो यह आंकड़ा 50% से ऊपर चला गया। और इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने जो एक साथ दो समस्याएं थी, उसका निर्यात बाजार ढह रहा था और दूसरी स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगे थे। छात्रों, ये देखिए एक चित्र में दिखाया गया है, यूरोपीय जहाज को दिखाया गया है, जो बॉम्बे हार्बर 18वीं सदी का आखिरी चित्र है, जो बॉम्बे और कलकत्ता में 1780 के दशक में जो बंदरगाह पर जो है व्यापारिक केंद्रों पर जो आ रहा था, बंदरगाहों पर ये जो है पानी का जहाज है। तो इस प्रकार स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों में जो है भरमार थी। कम लागत पर जो मशीनों से बनने वाले आयातित कपास उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते थे। और 1850 के दशक तक देश के ज़्यादातर बुनकर इलाकों में गिरावट आई और बेकारी के हिस्से जो है किस्से भी जो भरमार थी। 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्याएं खड़ी हो गई। उन्हें जो अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी, और जब अमेरिकी युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई तो ब्रिटेन जो है भारत से कच्चा माल मंगाने लगा, और भारत से कच्चे कपास के निर्यात में जो है इस वृद्धि से जो है उसकी कीमत आसमान जो है छूने लगी। और भारतीय बुनकरों को जो कच्चे माल के लाले पड़ गए, उन्होंने जो है मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। ऐसी सूरत में जो है बुनकरी के सहारे पेट पालना संभव नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में जो है बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई, और अब भारतीय कारखाने में जो उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों में जो बनी चीज़ों पर जो पट गई। ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह कायम रह सकता था। तो छात्रों, अगले वीडियो में जो है आप लोग को जो है बताएंगे औद्योगिकरण का युग का चौथा भाग में फैक्ट्रियों का आना। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।